स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। बिहार की राजनीति में रोजाना कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट होता जा रहा है और ये स्थिति लगातार इस बात की ओर इशारा करती जा रही है कि बिहार में बहुत जल्द सियासत की तस्वीर बदलने वाली है, सरकार की तस्वीर बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर बिहार की सियासत की तस्वीर बदलती है तो उसका असर दिल्ली की सरकार पर भी पड़ने जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी पड़ने जा रहा है। पिछले दो बार, चाहे वो 2017 का साल हो या 2022 का, नीतीश कुमार के अलटने पलटने के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी की सरकार कांस्टेंट रही। लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी फर्क पड़ने जा रहा है, बल्कि यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार अगर पाला बदलेंगे तो वो सिर्फ बिहार की सियासत भर उनकी भूमिका सीमित नहीं होगी। वो राष्ट्रीय राजनीति में जो बहुत दिनों से अपनी भूमिका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार हम राष्ट्रीय राजनीति में उनको देखने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली के लुटियन जोन के पत्रकारों के कॉरिडोर में खबर चलनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। पार्टी वैचारिक रूप से इस वक्त भी दो भागों में विभाजित है। व्यवहारिक रूप से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये भविष्य का सवाल है और हमको देखना पड़ेगा। वैचारिक रूप से दो भागों में विभाजित है, इसकी कई एक मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये जो नई सरकार 9 जून 2022 को मोदी जी शपथ ली है तीसरी प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके बाद की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड की जो भूमिका इस वक्त दिखाई देती है सरकार में, उस पर अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में एक खेमा प्रो बीजेपी है और एक खेमा प्रो आरजेडी है। ये बहुत शुरू से है और वैचारिक रूप से जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात सामने आती है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर ललन सिंह जो स्टैंड लेते हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद पटना में जो रिएक्शन होता है ललन सिंह के उस बयान का जो वो संसद में देते हैं, उस भाषण का जो वो पार्लियामेंट में देते हैं, उसको उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री बिहार में काउंटर करते हैं। जमा खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमा खान कहते हैं कि बिहार में जो वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कम से कम 20 से 25 मदरसे वो बनाने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की सरकार वक्फ की ज़मीनों पर मदरसों का निर्माण करवाएगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जमा खान नहीं होते हैं, जदयू के एक विधान पार्षद हैं, पहले पत्रकार हुआ करते थे, मुसलमान हैं, वो भी होते हैं। उसके बाद विजय चौधरी का भी एक बयान आ जाता है कि सरकार मुसलमानों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो समावेशी सोच है, उस पर कोई आघात लगता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप इजराइल फलस्तीन का मुद्दा ले लीजिए। विपक्षी सांसदों की मीटिंग होती है और भारत का जो रुख इस वक्त इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे को लेकर के है, वहां केसी त्यागी पहुंचते हैं और विपक्ष का जो स्टैंड है इजराइल और फलस्तीन को लेकर के, वो उस मुद्दे के साथ खड़े होते हैं, बल्कि हस्ताक्षर भी करते हैं। तो ये वैचारिक टूट तो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 65% आरक्षण को भी लेकर के जनता दल यूनाइटेड के दो धड़े बने हुए हैं। जातीय जनगणना को लेकर के भी इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में दो धड़े हैं। जो जनता दल यूनाइटेड की सवर्ण लॉबी है, वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जातीय जनगणना के प्रपोजल को इंडोर्स नहीं करना चाहती है अपने लेवल पर, अपनी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन बाकी जो पिछड़ा और अति पिछड़ी जो लॉबी है पॉलिटिशियंस की जनता दल यूनाइटेड के अंदर में, वो जातीय जनगणना के प्रबल समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर जब चलनी शुरू हुई है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होने वाली है, एक बात मैं आपको उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि बैक टू बैक पिछले 3 महीनों में जिस तरह से सरकार अपने लिए हुए कदम के बाद उसको यू टर्न लेना पड़ रहा है या बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो या लैटरल एंट्री का मामला हो, इन सब
जो कानून या बिल सरकार लेकर आना चाहती है, उन सब पर जो उसके सहयोगी दल हैं उनका जो स्टैंड है, उसकी वजह से सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है। जबकि ये स्थिति पिछले 10 सालों की जो मोदी की सरकार रही है उसमें नहीं थी, क्योंकि मोदी के भाजपा के पास अपना पूर्ण बहुमत हुआ करता था। एक बार 303 सांसद थे और एक बार शायद 282 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ केंद्र की सरकार में थी। भले ही एनडीए का स्वरूप था, सहयोगी दल भी उसके साथ थे, लेकिन किसी भी सहयोगी दल के प्रेशर में या दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उसकी सरकार को दिल्ली में कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां दूसरी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 272 का जुगाड़ अपने दम पर करना चाहती है, ऑपरेशन लोटस चलाकर करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में या इस फन में, हम कह सकते हैं इस कला में, बहुत माहिर है। सहयोगियों के पीठ में छुरा भोगने का उसका अपना एक इतिहास है। आप देख सकते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक थे, तोड़ के उन्होंने अपने साथ मिला लिए। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को भाजपा में तोड़कर मिला लिया गया। साथ रहने के बावजूद अभी हमने देखा है शिवसेना का कितना पुराना अलायंस था। शिवसेना को 2 भागों में तोड़कर एकनाथ शिंदे को अलग कर लिया गया और उद्धव की शिवसेना अलग हो गई है। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, बंगाल में भी खबर थी कि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन टीएमसी तो नहीं टूटी, अलबत्ता ममता बनर्जी के कुछ विश्वसनीय साथी जरूर टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो यहाँ भी गाहे बगाहे बिहार में भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड में तोड़ लिया जाएगा और तोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला लेगी। 30 विधायकों के टूटने की भी खबर चल गई थी। अभी जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद सेंटर में है, तो कम से कम 8 सांसदों के तोड़ने की खबर दिल्ली के लुटियन जोन के पत्रकारों के दरमियान चल रही है और उसका माध्यम बताया जा रहा है ललन सिंह को। लेकिन ललन सिंह के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो जनता दल यूनाइटेड को अपने दम पर तोड़ सके, ये भी तय है अपनी जगह पर। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बात की भनक शायद नीतीश कुमार को भी है कि ललन सिंह के जरिया कोई ऑपरेशन करने की जुगाड़ में है बीजेपी। अभी झारखंड में हमने देखा चंपई सोरेन के जरिया किस तरह से ऑपरेशन लोटस झारखंड में अप्लाई करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि उधर अमित शाह दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिख रहे थे, उधर चंपई सोरेन के साथ जो जाने वाले विधायक थे उनमें से ही एक विधायक मिनट टू मिनट की अपडेट दे रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ अपनी सरकार बचाई, अपनी पार्टी को एकजुट रखा। बल्कि इस वक्त चंपई सोरेन की हालत बिहार के मांझी जैसी हो गई है कि वो अपनी एक सीट अगर बचा ले जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है। बीच में ये भी खबर चली थी कि अशोक चौधरी के माध्यम से तोड़ने की कोशिश हो रही। इससे पहले आरसीपी सिंह को भी एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आरसीपी सिंह आज कहां है आप सब जानते हैं। आरसीपी सिंह को किस तरह नीतीश कुमार ने साइड किया। और अभी अगर आप देख लें, अगर ललन सिंह पार्टी तोड़ने वाले हैं या इस खबर में अगर कुछ दम नजर आता है, तो इसकी जो भनक है या जो इसकी खबर है वो नीतीश कुमार के पास है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ललन सिंह का कद पार्टी के अंदर छोटा करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार की जो खींची हुई लकीर है, उस लकीर को पार करने की कोशिश अगर ललन सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लकीर के बराबर में एक और बड़ी लकीर खींचते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की जो नई टीम बनाई गई है, प्रदेश कार्यकारिणी की जो गठन हुआ है, उसमें ललन सिंह के किसी एक भी करीबी आदमी को कोई जगह नहीं मिली है। और एक दूसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, समाजवादी विचारों के माने जाते हैं। उनको जनता दल यूनाइटेड में लाने की कवायद तेज हो गई है। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। और एक समय अरुण कुमार नीतीश कुमार के इतने विश्वसनीय माने जाते थे कि उन्होंने कहा था कि जब तक वो जिस हद तक जा सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए, वो उस हद तक जाएंगे। लेकिन जब बाद में ललन सिंह का कद बड़ा होना शुरू हुआ पार्टी के अंदर में, तो डॉक्टर अरुण कुमार ने अपना रास्ता बदल लिया। ललन सिंह और अरुण कुमार के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो अरुण कुमार को पार्टी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। इधर अशोक चौधरी के ऊपर भी संदेह है। अशोक चौधरी भारतीय जनता प्रो बीजेपी माने जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड में होने के बावजूद प्रो बीजेपी माने जाते हैं। तो उनका कद छोटा करने के लिए अभी श्याम रजक को पार्टी में लाया गया है। और
डॉक्टर अरुण कुमार भी बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि नीतीश कुमार को इसकी भनक है। वैचारिक रूप से इस वक्त भी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक खेमा हमेशा प्रो आरजेडी होता है, एक खेमा प्रो बीजेपी होता है। विजय चौधरी उन नेताओं में आते हैं जिनको किसी भी गठबंधन से कोई परहेज नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अलबत्ता ये जरूर होता है कि विजय चौधरी जब राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ते हैं जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर तो बहुत मुश्किल से अपनी सीट बचा पाते हैं। लेकिन बहरहाल वो किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ है। पाला बदलने की बात इस वक्त अगर किसी के चल रही है तो अशोक चौधरी के पाला बदलने की बात चल रही है, ललन सिंह के पाला बदलने की बात चल रही है। और अभी 2-3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है बिहार के अंदर में, अशोक चौधरी को किस तरह से जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने रगड़ने का काम किया है, बल्कि मैं तो उसको रगड़ना ही बोलता हूं। उन्होंने जहानाबाद की एक सभा में भूमियारों को नीतीश कुमार को वोट नहीं देने का ब्लेम किया, और उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया नीरज कुमार की तरफ से आई है वो कहीं ना कहीं बिना नीतीश कुमार की सहमति के नहीं आई है, ये तय है। अभी 2 दिन पहले तक नीरज कुमार अशोक चौधरी पर अटैक कर रहे थे। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी से सवाल किया कि कटिहार के आप प्रभारी थे, तो कटिहार में कैसे पिछड़ा कैंडिडेट, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला कैंडिडेट हार गया चुनाव, आप वहां क्यों नहीं गए, आप वहां कितने दिन कैंप किया है, कितना चुनाव प्रचार किया, उसका हिसाब दीजिए। सब जानते हैं कि अशोक चौधरी इस लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर छोड़ करके नहीं निकले हैं, और उनका जो पूरा जो उनका रिसोर्स है वो समस्तीपुर में काम कर रहा था उनकी बेटी को जिताने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से महेश्वर हजारी के बेटे वहां कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, और इनके जो गुड बुक में रहने वाले लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में, वो शांभवी चौधरी के लिए काम कर रहे थे। तो बहुत संभव है कि नीतीश कुमार को पार्टी टूटने की भी भनक लग गई है, और जिस तरह का घटनाक्रम जनता दल यूनाइटेड के अंदर दिखाई दे रहा है वो कहीं अपने आप में बहुत इशारा कर रहा है कि पार्टी वैचारिक रूप से 2 धड़ों में बटी हुई स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से पार्टी के अंदर टूट होने की संभावना बहुत कम है। भले ही दिल्ली के लुटियन जोन के पत्रकार कितना भी दावा करते रहें, चाहे वो ललन सिंह के हवाले से दावा करें या अशोक चौधरी के हवाले से दावा करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना ललन सिंह में इतना पोटेंशियल है और ना अशोक चौधरी में इतना पोटेंशियल है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में जनता दल यूनाइटेड को 2 भागों में तोड़ लिया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए मेरी इस अपील के साथ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिए, और मेरी ये कोशिश रहती है कि बिहार की नई पॉलिटिकल अपडेट जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ मैं आपको अपडेट करूं। मेरा ज़्यादा फोकस बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर के है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि देश और दुनिया की खबरों के साथ भी आपसे रूबरू होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।